हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो पेपर का फॉर्मेट है या कह सकते हो उसका जो पैटर्न है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो फिजिक्स का सिलेबस है फॉर द ईयर 22-23 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपने करना है, कौन सा नहीं करना। तो मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अभी तक भी मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों के अभी भी डाउट्स हैं कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना। सिर्फ इसीलिए मैं ये वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूं। इसको देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी डाउट रहेगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है, अगर आपका वो क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख देना, मैं उसका आंसर जो है वो दे दूंगा। और आपका जो काम है वो यही है कि एंड तक आपने वीडियो को देखना है और नीचे सब्सक्राइब और जो लाइक का बटन है ना उसको बस आप क्लिक कर दीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज हमने ईयर 22-23 का जो फिजिक्स का पेपर है उसके पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस करना है। एक बात आपको बता देता हूं कि फिजिक्स का जो पेपर है उसका जो स्पेसिमेन पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इनकी ऑफिशियल साइट के अंदर। आप चाहें तो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैंने ये सोचा था कि थोड़ा एंड में जाके इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब उसका जो सोल्यूशन है वो मैं अपलोड करूंगा। बट अब मुझे लगता है कि क्योंकि बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड स्पेसिमेन पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन होंगे अगर आप साथ साथ कर लोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा उसके अंदर। तो मैं बहुत ही जल्दी उसकी जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको प्रॉपर डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है फिजिक्स के स्पेसिमेन पेपर का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आज हमने बात करनी है पेपर के पैटर्न के बारे में कि ईयर 22-23 मतलब जो आने वाला जो 23 के अंदर जो आपका पेपर होगा उसका पेपर का पैटर्न क्या है। तो मैंने क्या किया है कि एक्चुअली आपके लिए एक टेबल क्रिएट किया है। अब इस टेबल के अंदर आपको पूरी डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी कि ये तो है आपका ओल्ड फॉर्मेट, मतलब पहले जो पेपर आता था वो कैसा पेपर आता था। हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे जिसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 सिस्टम हो गया था, वो नहीं कर रहे। एक बात आपको अभी क्लियर कर देता हूं, इस साल आपका कोई भी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 जो पेपर है वो नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही पेपर होगा जो कि एंड में आपका होता है, वो भी 80 मार्क्स का ही होगा और वो भी 2 घंटे के लिए ही होगा। तो टाइम 2 आवर्स रहेगा, टोटल आपका 80 मार्क्स का वो होगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो सेमेस्टर सिस्टम इस बार नहीं है, इस बात में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो ये पुराना पैटर्न क्या था 80 मार्क्स का और जो नया पैटर्न इस बार जो फॉलो किया जा रहा है वो क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसको कंपलसरी सेक्शन कहा जाता है और उसका रीजन यही है क्योंकि उसके अंदर दिए गए सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने होते हैं, उसमें कोई चॉइसेस नहीं होती, इंटरनल चॉइस कोई भी नहीं होती। तो सेक्शन ए 40 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का ही होता है। बात करते हैं ओल्ड फॉर्मेट की। तो जब हम सेक्शन ए की बात करते हैं, कंपलसरी सेक्शन की बात करते हैं, तो ओल्ड फॉर्मेट में क्या था कि 4 क्वेश्चन हमारे पास आते थे। हर क्वेश्चन के अंदर 5 सब पार्ट होते थे और हर एक पार्ट 2-2 मार्क का होता था। तो आप सोच सकते हैं कि 5 क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो 5 into 2 तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आपका, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है, तो मतलब सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का हो गया। जो चेंजेस आए हैं वो इसी कंपलसरी सेक्शन के अंदर ही आए हैं हमारे न्यू फॉर्मेट के अंदर। अब ध्यान से देखिए, पहले आपके पास 4 क्वेश्चन होते थे, अब आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे। पहले वाले में एमसीक्यू बेस का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता था, लेकिन अब आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस का ही है और उसके अंदर आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 चॉइसेस होंगे जिसमें से एक आपका करेक्ट होगा, आपने वो चूज करना है। तो मतलब यह हुआ कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का है। तो यहां पर पहले कोई एमसीक्यू नहीं हुआ करता था, इस बार आपके एमसीक्यू है। 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको आएंगे, 15। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है
इसमें आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है या उनमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो 3 मार्क्स का होगा और बाकी के जो 6 क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो आप देखो 6 2 12 हो गया, प्लस 3 15। तो मतलब पहला क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 15 मार्क्स का होगा। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन इसका 2 मार्क का होगा, तो ये बन गया 10 मार्क का। टोटल कर लीजिए 15 प्लस 15 30, 30 प्लस आपका ये 10 40 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए बन चुका है। तो पहले और अब में सिर्फ ये फर्क है आपका कि पहले वाले के अंदर हर एक क्वेश्चन जो था वो 10 मार्क का था, क्लियर, और उसमें 5 पार्ट्स थे, हर एक 2 मार्क का। बट इस बार उन्हें एमसीक्यू यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो पहले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के होंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 7 सब पार्ट्स होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। एक बात ना आप भी समझ लीजिए, हर एक मार्क के कोरस्पॉन्डिंगली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहां पे बात कर रहे हो 3 मार्क्स की, तो समझ जाइए कि जो वो क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है उसके फिर 3 पार्ट्स भी हो सकते 2 पार्ट्स हो सकते 3 पार्ट्स हो, बट उनके अंदर भी डिवीजन की जाएगी। तो ये हो गया सेकंड। और थर्ड सेम जो पहले था, 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, इसलिए टोटल ये हमारा 40 मार्क्स का हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी के अंदर इधर भी हमें 6 क्वेश्चन दिए जाते थे और इस बार भी हमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 सब पार्ट्स होते हैं। अब वो जो 3 सब पार्ट्स होते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन जो है या 2 सब पार्ट जो है वो 3-3 मार्क का होता है और एक 4 मार्क का होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो 10 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन यहां पे 10 मार्क्स का है। तो यहां पे आपको मिलती है चॉइस, आप इन 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है। आपको टोटल कितने दिए जा रहे हैं? 6 क्वेश्चन, उसमें से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन में 3-3 पार्ट्स होंगे, जिसमें 3 मार्क 3 मार्क एंड 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। आई होप ये पैटर्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो 2 ही पैटर्न है, दो पैटर्न नहीं, पैटर्न एक है जिसमें सेक्शन 2 है, सेक्शन ए सेक्शन बी। ए कंपलसरी हो गया, बी में आपको जो है चॉइसेस मिल जाती हैं। एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर यहां पे कर दूं, चाहे आप कंपलसरी सेक्शन की बात कर रहे हो, चाहे आप ये जो ऑप्शनल सेक्शन की बात कर रहे हो, इनमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही चैप्टर से एक क्वेश्चन बना हो आपका। कोई भी क्वेश्चन जब बनाया जाता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें 3 आपके क्या सब पार्ट्स है, 3 सब पार्ट्स होंगे, तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का ले लें और चौथा जो है वो किसी और चैप्टर का उठाएं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ जो चैप्टर्स है ना वो टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ नहीं सकते। बट फिर भी थोड़ा अगर मैं अच्छे से इसको एनालाइज करूं, थोड़ा सा आपको मैं हेल्प करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 12 चैप्टर में से कोई भी एक जो यूनिट है आप छोड़ सकते हो। जब आपको लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो आप वो छोड़ सकते हो, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वो आपको फिर कंपल्सरी सेक्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में आती है, वो मुझे पता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसका न्यूमेरिकल या जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझे नहीं आ रहा, तो उस चैप्टर की सिर्फ थ्योरी कर लो, न्यूमेरिकल छोड़ दो। उसके रिलेटेड का जो न्यूमेरिकल अगर इस सेक्शन में आ गया तो आप वो क्वेश्चन छोड़ देना, तो वहां से बच गए। लेकिन अगर आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो आपका जो इंपैक्ट है वो यहाँ पे कंपल्सरी सेक्शन में पड़ जाता है। इसलिए वो गलती प्लीज मत करना, ठीक है। वैसे तो कोई भी चैप्टर मत छोड़ो, बट अगर छोड़ना पड़ भी जाता है तो एक चैप्टर का आप फिर भी थोड़ा बहुत जो स्टेक है वो ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये है बेटा आपके पेपर का पैटर्न। देखिए अब हमने बात करनी है सिलेबस की। सिलेबस जो 2022-23 के लिए है, तो ये उसकी डिटेल एनालिसिस है। मैंने एक्चुअली इस टेबल के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर क्या नहीं पढ़ना, मतलब कौन सा टॉपिक आपने डिलीट करना है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आपकी रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं कि अगर ये व्हाइट कलर में ऐसे मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक्स आपके प्रॉपर्ली डिलीट हो चुके हैं, और अगर मैंने इटैलिक्स में ऐसे येलो कलर में लिखा है तो इसका मतलब है कि इन टॉपिक्स पे ध्यान रखना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना,
स्किप मत करना, अदरवाइज आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है और क्या नहीं करना। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत होती है हमारे चैप्टर फोर्स के साथ, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इसमें कुल मिलाकर 3 पार्ट्स हैं। जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है, पहले पार्ट में तो वही टॉर्क, रोटेशनल मोशन, इक्विलिब्रियम, उनके बारे में बात होती है। पार्ट बी के अंदर आ जाओ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात होती है। ये 2 पार्ट तो आपके सिलेबस में है, उनके सारे क्वेश्चन आंसर भी आप करेंगे। लेकिन जब बात करते हो सी पार्ट की, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो पार्ट ए करना है, पार्ट बी आपने करना है। फिर आ जाओ सेकंड चैप्टर पे, जो कि है वर्क पावर एंड एनर्जी। जब आप वर्क पावर एनर्जी करते हो तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको दिए जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको दिए जाते हैं उनमें से यही वाली एनर्जीज आपने करनी है, मतलब इनके ऊपर आपने क्वालिटेटिव डिस्कशन, मतलब ये क्या होता है इसके बारे में आपने जानना है। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी, पता नहीं कितनी सारी एनर्जीज आपको दी होती है, उनके ऊपर आपने फोकस नहीं करना। इन्हीं एनर्जीज के बीच में कन्वर्जन बेसिस पे जो अपने डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेज है उसको आपने स्टडी करना है। तो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हीट, न्यूक्लियर, लाइट एंड साउंड एनर्जी। तो ये पार्ट आपने करना है। तो बाकी जो है जितने भी हैं आपके, कौन से टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करो उसमें आप डिलीट कर देंगे और एग्जांपल्स भी इसी के रिलेटेड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर लाउड स्पीकर है तो इलेक्ट्रिकल टू साउंड हो गया, तो इलेक्ट्रिकल भी सिलेबस के अंदर है, साउंड भी सिलेबस के अंदर, तो उन्हीं के बेसिस पे आपसे एग्जांपल भी पूछी जा सकती है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पूछा जा सकता है। बात करते हैं तीसरे की, जो कि मशीन है। इसमें काफी कटा है। मशीन के अंदर पहले पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको लीवर्स कराया गया है, और जो लीवर है वो पूरा का पूरा आपका एंड तक सिलेबस से डिलीट हो चुका है। लीवर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, वो सब कट हो चुका है। एग्जांपल ह्यूमन बॉडी वाली सब एग्जांपल कट है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो लीवर्स के थे वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, सब कट कर दीजिए। और उसके बेसिस के न्यूमेरिकल्स भी आपको नहीं करने हैं। बात आती है पुली सिस्टम की। अब नेक्स्ट जब आप पार्ट में आते हो तो पुली सिस्टम आता है। पुली के अंदर सिंगल फिक्स्ड, मूवेबल, आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, और कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में एक और आता है जिसमें होता है कि एक फिक्स्ड है बाकी सब मूवेबल है। तो वो पर्टिकुलर पार्ट डिलीट हुआ है इस पर्टिकुलर पुली सिस्टम के अंदर। मतलब सिंगल फिक्स्ड आपने करना है, सिंगल मूवेबल करना है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, वो करना है, ड्रॉ करने को भी आपको आएगा। लेकिन पुलिस सिस्टम के अंदर आता है कि एक आपके पास फिक्स्ड है बाकी सब मूवेबल हैं। वो जो कॉम्बिनेशन है पुलिस का वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो उसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करना है, ना तो उसके रिलेटेड आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना है। ठीक है जी। बात आती है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस की, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट है, दैट इज पार्ट ए। उस पार्ट ए के अंदर हमें मल्टीपल इमेजेस दिए गए हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे ना, उसके लास्ट जो आर्टिकल है वो यही होता है, दैट इज मल्टीपल इमेजेस इन थिक ग्लास, दैट इज प्लेट या तो मिरर। अब आपको मैं बात क्लियर कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये थ्योरी वाइज तो पढ़ना है, लेकिन यहां पे स्पेशल लिखा है कि इसका जो डायग्राम है वो आपको बनाने को नहीं आएगा। सो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी वो टेस्ट नहीं की जाएगी। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है। दूसरी बात, जब आप अपने सी पार्ट पे चले जाते हो जो कि रियल एंड एपरेंट डेप्थ है, उसमें कई एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि एपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर। तो इसके अंदर आपको जो रे डायग्राम है इतना ज्यादा शार्प बनाने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट अगर आप डायग्राम बनाओगे तो भी उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये नहीं कि फ्री हैंड से ड्रॉ करने लग जाओ, कोई भी डायग्राम फ्री हैंड से आप ड्रॉ नहीं करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ किया जाएगा, स्केल का इस्तेमाल आप करेंगे उसको ड्रॉ करने के लिए, लेकिन एंगल्स पर्टिकुलर हो ऐसे आपको फोकस नहीं करना। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो बस, दैट्स इट, आप अपना बना सकते हो। इसके बाद राइट एंगल्ड जो प्रिज्म है आपके पास, कौन से पार्ट की बात करूं, फोर्थ पार्ट की बात करूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास आता है प्रिज्म। तो उसके बाद जो राइट एंगल्ड हम प्रिज्म पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि उसका इस्तेमाल 3 चीजों के लिए किया जाता था। 3 चीजों के लिए, 4 दिखा रहा हूं, 3 चीजों के लिए किया जाता था। अगर रे ऑफ लाइट को मुझे 90 से डिविएट करना है, 180 से डिविएट करना है, या तो अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्वर्ट करना हो, तो जो ऑब्जेक्ट को मुझे इन्वर्ट करने वाला पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं करना। मतलब 3 यूजेस में से 2 करना है
किस में आप 90 डिग्री में टर्न कर सकते हो, किस में आप 180 डिग्री में उसको टर्न कर सकते हो, ये करना है। बाकी जो आपका पार्ट है वो नहीं करना है। इज दैट फाइन? आगे चलते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस आते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन उस लेंस फॉर्मूले का आपने डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। यह बात प्लीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद मैंने देखो कितना कुछ क्या लिखा है। जब आप उसके लास्ट पार्ट में जाएंगे तो वहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कही हुई है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका जो रे डायग्राम है वो तो आप करेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है या उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये बात आप अपना याद रखेंगे। अब आया, अच्छा इसके अंदर भी आता है फोकल लेंथ को डिटरमिन करने के 3-4 केसेस है, तो इनफाइनाइट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाला है वो कर लेना, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लेंस है, स्क्रीन है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का लेंस के थ्रू अगर रे ऑफ लाइट जाएगी तो स्क्रीन पे कैसे बनेगी वो पता होना चाहिए। लेकिन अगर उस स्क्रीन की जगह पे अगर मैं मिरर रख देता हूं, प्लेन मिरर, तो टकरा के वापस उसी पॉइंट पे मिलती है, वो वाला पार्ट कर लेना। इसके अलावा जो आपका वो नहीं है कि लेंस नीचे रखा हुआ है, ऊपर पिन रखी हुई है, लाइट नीचे आ रही टकरा के, अरे वो नहीं करने की जरूरत आपको। ठीक है, वो आपके पार्ट में नहीं है। फिर आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ आता है बेटा आपके पास स्पेक्ट्रम। और जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की गई है। गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल ना, वो सब हमने स्प्लिट किया हुआ है। तो सिर्फ ये कह रहा है कि उनके नेम आपने याद रखने हैं और उनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर आपको पता हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो अगर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे रख रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी रख रहे हो। तो उसको फ्रीक्वेंसी को एज सच याद करने की यहां पे जरूरत नहीं है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो रेडिएशंस हैं उनमें क्या कॉमनैलिटी है, जितने भी रेडिएशन उनमें उनमें क्या कॉमन है वो आपने करना है। प्रॉपर्टीज और यूजेस सिर्फ और सिर्फ आपने इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए करना है और नहीं करना है। बाकी फिर भी कई लोग कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के चक्कर में, लेकिन आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जो है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, वो आपने करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कि लास्ट पार्ट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया अभी तक इसके ऊपर। तो ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने साउंड को लेकर। साउंड में कुल 3 पार्ट्स हैं, फिर 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 तो करने ही अच्छे से, सिंपल सी बात है। नेचुरल, डैम्ड, फोर्स, वाइब्रेशन, रेजोनेंस, एको, है ना, उसके ऊपर सारी बातें, वो सब, सोनार, रडार, वो सब करना है आपने। ठीक है जी, और सिंपल एको के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सी पार्ट की, तो सी पार्ट में सिर्फ हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की डेफिनेशंस, कि लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, ये बताओ, और किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सब्जेक्टिव नेचर लाउडनेस की क्या है, नॉइज पोल्यूशन, म्यूजिक, ऐसा कुछ भी सिलेबस में नहीं है, सब आपका कट कर दिया गया है। क्लियर? फिर 8th नंबर पे आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को जब आप करते हो तो जैसे आप बी पार्ट के अंदर आते हो, वहां पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज आप करते हो। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी बुक में आप चेक करना, उसमें कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिए हैं, बट आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि आपने वो जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस नहीं करने हैं जिसमें 4 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें 4 से ज्यादा अगर आपके रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस लगे, इंटरनल इंक्लूड कर सकते हो इसके अलावा आप, तो वो पर्टिकुलर आपने नेटवर्क की प्रैक्टिस नहीं करनी। तो अब आपने क्या देखना है कि मेरा सर्किट हो, काउंट कर लेना, 4 अगर रेजिस्टेंस है तो वो वाला आप सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लो, उसके ऊपर वाला करने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है सिलेबस में, तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं यहां पे। इसके अलावा जो ये जो है ना सीरीज एंड पैरेलल का जो एक्सप्रेशन होता है उसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, वो बिल्कुल आपने नहीं करना है। क्लियर जी? आगे करते हैं। फिर आता है हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट के जो पहले पार्ट में बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने पढ़ना ही पढ़ना है, कि कहां से जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी 3 वायर्स जो होती है जिनकी हेल्प से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है जो हम फ्लो करवाते हैं, कौन से कलर की होती है, किसका पोटेंशियल
आपका 220 वोल्ट का होता है, किन किन के 00 वोल्ट होते हैं, ये सब चीजें आपने इसमें से पढ़नी है। लेकिन जो रिंग सिस्टम है उसका जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल अपने मन में मत रखना कि रिंग सिस्टम है ही नहीं है। रिंग सिस्टम का डायग्राम जो है वो आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। यहां तक क्लियर हो गया। एंड इसके अलावा मेरे पास दो चीजें और है जो मैंने यहां लिखी नहीं लिखी, वो भी आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। एक तो स्टेयरकेस वाला एग्जांपल है, वो आपने इसमें बेटा बिल्कुल भी नहीं करना। और ड्यूल कंट्रोल स्विच, बेसिकली ड्यूल कंट्रोल स्विच ब्रैकेट में स्टेयरकेस का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, वो वाला पार्ट आपने नहीं करना, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। ये बात आपने ध्यान रखनी है। डन। ड्यूल कंट्रोल स्विच नहीं करना, बाकी करना है फ्यूज ये वो सब आपने करना है उसमें। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा आखिरी पार्ट रह जाता है, जैसे कि 10th हमारा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपको डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये कुछ भी नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मर का पूरा पार्ट कैंसिल कर दो, एसी जनरेटर पूरा कैंसिल कर दो, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर पूरा कैंसिल कर दो, लेकिन एसी और डीसी के बीच का जो कंपैरिजन है ये आपके सिलेबस में है, ये आपने करना है। ठीक है, एसी और डीसी का जो कंपैरिजन है ये आपके सिलेबस में है, ये आपको करना है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इन अ लूप, ये दोनों सिलेबस में लिखे हुए हैं। बट सोलेनोइड का मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब उसको ड्रॉ करने को नहीं आएगा। लेकिन आपको वो इसलिए पढ़ना है ताकि आपको पता लग जाए कि किसी सोलेनोइड के अंदर नॉर्थ पोल कैसे बनता है और साउथ पोल कैसे बनता है, और वो कैसे बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट, और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इतना पार्ट करना है, लेकिन उसका मतलब सोलेनोइड को लेकर उसका जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम है वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ये उसमें लिखा हुआ है। आपको सिर्फ करना है किसका, आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का और लूप का आ सकता है। बाकी देखो गैल्वेनोमीटर जब आप करते हो वहां पे सोलेनोइड आप फिर भी इस्तेमाल करते हो, तो थोड़ा बेसिक पढ़ लेना, क्या मारा क्या हो जाएगा उसमें। वीडियोस मैंने डाली हुई है, अच्छे से देखो, उसको समझ में आ जाएगा। फिर आ जाती है बेटा रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में जो पार्ट्स देंगे, लास्ट पार्ट नहीं करना, मतलब जो बी पार्ट आपने नहीं करना, लास्ट पार्ट मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, बेसिक इंट्रोडक्शन, इक्वेशन, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो बेटा ये जो आपको मैंने अभी बताया है ये है डिटेल्ड एनालिसिस आपके सिलेबस की, जो कि आपके ईयर 22-23 के लिए है। आई होप आपको ये जो पैटर्न है और ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिटेल एनालिसिस करी है अपने पेपर की, कि पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, फॉर्मेट क्या है उसका। इसके अलावा हमने सिलेबस को अच्छी तरह एनालाइज कर लिया है, भाई क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपका जो स्पेसिमेन पेपर है प्रॉपर मैंने सॉल्व किया होगा, ताकि आप जब कभी भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उसके रिलेटेड के जो क्वेश्चन आंसर है वो आसानी से आप कर सको। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, उसको शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।